कैसे हो दोस्तों। दोस्तों राजस्थान सेवा नियम अपन कर रहे थे, उससे पहले अपन बातें करें, राजस्थान सेवा नियम पर बातें करें उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। दोस्तों आपको रणनीति बताई मैंने जूनियर अकाउंटेंट के 55 दिन के अंदर प्रिपरेशन कैसे करें, वो रणनीति कैसे लगी। मैंने मात्र आपको सेकंड पेपर के लिए 4 घंटे पढ़ने की रणनीति बताई है। और उसमें मान के चलिए दोस्तों, जो मैंने 28 दिन का पहला पीरियड बताया था उसमें 28 दिन में 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, अगर जो मैंने रणनीति बताई है उसको फॉलो करते हुए ध्यान से एक एक पॉइंट को याद करेंगे तो। वैसे दोस्तों किसी दोस्त ने अगर वो रणनीति का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखे दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत काम आने वाला है। और दोस्तों अगर आपको लगे कि उसमें ज्यादा समय लग रहा है थोड़ा सा, तो आप उसकी स्पीड अप करके, आपके फोन में ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, जब कोई वीडियो देखते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, तो उससे आप स्पीड थोड़ी सी अब बढ़ा के और उसको फिर देख लें। दोस्तों ये तो हुई बात अपनी। और दोस्तों इस क्लास के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको रणनीति की क्लास कैसी लगी। और दोस्तों राजस्थान सेवा नियम में आप अपन नियम संख्या 92 पे है, 92 से लेके 103 तक के नियमों में थोड़ी कठिनाई अनुभव होगी आपको, और थोड़े बड़े नियम भी हैं। फिर 103 के बाद में स्पीड पकड़ेगी जो समापन पे ही खत्म होगी। तो दोस्तों अब अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं, अनावश्यक मैं आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। दोस्तों यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 13 पेज है अपने आज की क्लास के। अगर किसी दोस्त ने नहीं लिया है तो वापस से एक बार आपको ऑप्शन उपलब्ध करा रहा हूं। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये पेज 13। दोस्तों ये तो हुई अपनी स्क्रीनशॉट लेने की बात। अब अपन एक एक नियम को आराम से समझते हैं। दोस्तों ये नियम, अगर आपने नियम संख्या अपन इससे पहले जो पढ़ के आए हैं दोस्तों 91A और 90, नियम संख्या 91 और 91A जो पढ़ के आए हैं अपन दोस्तों, उसमें उपार्जित अवकाश के बारे में जो अपन पढ़ के आए, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो दोस्तों 92 समझने में आपको परेशानी नहीं आएगी। यानी कि ये क्लास समझने के लिए आपको पीछे वाली दोनों क्लासेस समझ में आना आवश्यक है। तो दोस्तों विश्रामकालीन विभागों के आधार पर लागू विशिष्ट नियम। दोस्तों विश्रामकालीन विभाग कौन से होते हैं? जिनमें दोस्तों एक निर्धारित समय अवधि में छुट्टियां रहती हैं। जैसे स्कूल होता है अपना ग्रीष्म काल अवकाश मिलता है, एक निर्धारित समय तक बंद रहते हैं। इसी प्रकार न्यायालय में भी शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश न्यायालय में भी होते हैं। तो दोस्तों इनको विश्रामकालीन अवकाश बोला जाता है। तो दोस्तों विश्रामकालीन विभाग कौन से हैं? विद्यालय विश्रामकालीन विभाग है, पॉलिटेक्निक संस्थाएं हुई, महाविद्यालय कला और विज्ञान। दोस्तों वैसे तो ये उस समय जब नियम बना तो कला और विज्ञान महाविद्यालय थे, वाणिज्य महाविद्यालय नहीं थे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये किया गया है। लेकिन बाकी वाणिज्य महाविद्यालय में यानी कि सरकारी जो भी महाविद्यालय हैं यानी कि कॉलेजेज हैं
पॉलिटेक्निक कॉलेज है, विद्यालय है, उनमें जो भी स्थायी और अस्थायी कर्मचारी यानी कि ये सेवा से संबंधित विभाग है और ये विश्रामकालीन विभाग है, इन विभागों में एक निर्धारित पीरियड के अंदर छुट्टियां रहती है, ग्रीष्मकाल और शीतकालीन अवकाश जिन विभागों में मिलती हैं वो एक तरह से विश्रामकालीन विभाग है, कुछ समय के लिए विश्राम पे चले जाते हैं। तो ऐसे विभागों में स्थायी और अस्थायी अगर कर्मचारी नियुक्त है तो उसको 15 दिन का उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। दोस्तों अपन नियम संख्या 91 में पढ़ के आए थे, वो क्या था, विश्रामकालीन विभागों को छोड़ के अन्य विभागों में 30 दिन का उपार्जित अवकाश दे था, जो अपन पढ़ के आए थे, आपको याद होगा। तो अन्य विभागों जो विश्रामकालीन विभाग है उनको 1 महीने में 15 दिन का उपार्जित अवकाश दे होगा। ठीक है, विश्रामकालीन विभागों में एक माह में कितने, एक वर्ष में कितने दिन का, 15 दिन का। दोस्तों ये एक वर्ष में है 15 दिन का उपार्जित अवकाश दे होता है। और जो अपन अन्य विभाग हैं जो विश्रामकालीन विभाग नहीं है उनमें 30 दिन का अवकाश दे है, उपार्जित अवकाश दे है एक वर्ष में। तो ये तो बात ये हुई दोस्तों, ये तो मैंने आपको साथ में तुलनात्मक रूप से समझाने के लिए ऐड किया है, ये इस नियम में नहीं है, वो आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मध्य में किसी कर्मचारी की मान लो नियुक्ति हुई है विश्रामकालीन विभाग में, और उसकी या तो कर्मचारी की या तो नियुक्ति हुई है या कर्मचारी की मध्य के अंदर मृत्यु हो गई साल के बीच में, या सेवानिवृत्त हो गया या सेवा से हटा दिया गया, तो दोस्तों उसका अवकाश की गणना कैसे करेंगे, उपार्जित अवकाश। तो दोस्तों उपार्जित अवकाश उसको 15 दिन मिल रहे हैं साल के, विश्रामकालीन विभाग का कर्मचारी है 15 दिन के उपार्जित अवकाश मिल रहे हैं। तो दोस्तों उसके प्रत्येक महीने के आधार पे अवकाशों की गणना करेंगे। कैसे करेंगे, 15 दिन के अवकाश उपार्जित अवकाश कर्मचारी को मिलते हैं और 12 महीने में कितने, एक महीने के कितने अवकाश हुए, 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 दिन का अवकाश प्रत्येक माह की सेवा पर उसको दे होगा, यानी कि महीने के अवकाश में बांट लेंगे इस 15 दिन को। और वो मान ले 4 महीने नौकरी करके हम प्रस्थान कर गए इस दुनिया से, तो 4 को अपन 1.25 से गुणा कर देंगे, तो दोस्तों ये अवकाश आ जाएंगे उसके कितने दिन तक अवकाश, उसके अर्जित अवकाश बचे। तो दोस्तों ये हो गया। और दोस्तों अपन जब पढ़ के आए थे तो उसमें 30 दिन के उपार्जित अवकाश देते कर्मचारी को, नियम संख्या 90 में उपार्जित अवकाश के बारे में। तो वो सेवाकालीन विश्रामकालीन विभाग नहीं था, इसके अलावा अन्य विभागों की बात थी। तो उसमें दोस्तों अपन 2.5 दिन के आधार पे, कोई कर्मचारी के बीच में मृत्यु हो गई, 2.5 दिन 1 महीने के अवकाश के आधार पर उसके अवकाशों की गणना कर रहे थे। तो दोस्तों ये किस प्रकार से, जैसे 2.5 दिन का 1 महीने में अवकाश मिला, 3 महीने कर्मचारी ने नौकरी की, तो दोस्तों 2.5 को 3 से गुणा कर देंगे, 2.5 को दोस्तों क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 7.5 दिन का अवकाश उसका उपार्जित अवकाश होगा। इसका उस कर्मचारी को मृत्यु हो गई तो आश्रितों को भुगतान कर दिया जाएगा, या फिर वो सेवा से हटाए गए हैं तो उसको भुगतान कर दिया जाएगा 7.5 दिन का उपार्जित अवकाश का। तो दोस्तों ये तो स्थिति हुई है। तो विश्रामकालीन विभागों के आधार पर लागू विशिष्ट नियम में आपको क्या याद रखना है, विश्रामकालीन विभाग कौन से हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, जिनमें स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को 15 दिन का उपार्जित अवकाश दे होता है। तो विश्रामकालीन की बात जहां भी करें दोस्तों, 9 दिन का 2 बार विश्राम किया जाता हो जहां पे, तो विश्रामकालीन अवकाश है। तो ये नियम संख्या 92 हो गया। आप इस प्रकार से इसको नियम संख्या भी याद रख सकते हैं। विश्रामकालीन विभागों के आधार पर लागू विशिष्ट नियम अवकाश के संबंध में किस नियम में दे रखा है ये आपसे पूछ सकता है। तो नियम संख्या 92 कितने दिन का विश्रामकालीन में 15 दिन का उपार्जित अवकाश दे, ये बात भी आपको याद हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। विश्राम काल का उपयोग नहीं दोस्तों, कोई कर्मचारी है, मान लीजिए उसको ग्रीष्म काल की छुट्टियों में, कोई अध्यापक है और उसको गर्मी की छुट्टियों के अंतर्गत राज्य सरकार कभी भी बुला सकती है। दोस्तों ये अपन ने पढ़ा था, राज्य सरकार क्या करती है, काम पर नियोजित करती है, कोई कार्य दे दिया गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। तो दोस्तों विश्राम काल का उपयोग नहीं कर पाया वो व्यक्ति, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां उसका विश्राम काल था, या फिर शीतकालीन अवकाश भी उसका विश्राम काल था, उसमें वो उसको उपयोग नहीं कर पाया, तो दोस्तों उसको क्या किया जाएगा, विश्राम काल की समाप्ति जैसे ही होगी, विश्राम काल की समाप्ति पर क्या किया जाएगा, 15 दिन का उपार्जित अवकाश खाते में जमा किया जाएगा। अब दोस्तों एक बात समझिए,
विश्राम काल का उपयोग नहीं किया। मान लो दोस्तों, जिन विभागों में विश्राम काल नहीं है, विश्राम काल है एक तो और एक नहीं है, वो विभाग जिनमें विश्राम काल है उनमें 15 दिन का उपार्जित अवकाश दे है, क्योंकि इनमें विश्राम काल अलग से छुट्टियां मिल रही हैं, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, विश्राम काल है, कुछ समय तक ये विभाग बंद रहता है, तो वो दोस्तों छुट्टियां मिल रही हैं, इसलिए इनके 15 दिन के अवकाश दिए हैं। अन्य विभागों में जिनमें विश्राम काल नहीं होता, यानी कि ग्रीष्म काल की छुट्टियां और सर्दियों की छुट्टियां नहीं पड़ती, उन विभागों के कर्मचारियों को 30 दिन का उपार्जित अवकाश दे। तो दोस्तों, अगर इन कर्मचारियों ने ग्रीष्म काल का उपयोग नहीं किया, गर्मियों की छुट्टियों में इनकी ड्यूटी लगा दी, तो इनको 15 दिन का ही अवकाश दे, तो दोस्तों इनके बराबर करेंगे, क्योंकि किसी वर्ष में काम इनको छुट्टियां नहीं दी गई, किसी कारणवश विश्राम काल समाप्त कर दिया गया, जैसे जनगणना कार्य में लगा दिया गया, किसी अन्य कार्य में गर्मियों की छुट्टियों में इनको लगा दिया गया, तो 15 दिन का और अवकाश उन कर्मचारियों को इनको बराबर किया जाएगा। 15 दिन का अवकाश, उपार्जित अवकाश विश्राम काल की समाप्ति पर खातों में जमा किया जाएगा। तो ये फिर इनका भी 30 दिन का हो जाएगा अगर विश्राम काल का उपयोग नहीं किया तो। दूसरा विश्रामकालीन विभाग है वो दोस्तों दीवानी न्यायालय, यानी कि जो अपने हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, इसी प्रकार से इनमें भी जो भी अपने जिला सेशन कोर्ट हैं, जिला स्तर पे जो होते हैं, इन न्यायालयों में दीवानी न्यायालय जो होते हैं, दीवानी न्यायालय होते हैं जिनमें भी छुट्टियां चलती हैं। कितने दिन की? 12 दिन का उपार्जित अवकाश दे इनको कितने दिन का? तो दोस्तों विश्रामकालीन विभागों में ही दीवानी न्यायालय आता है, और विश्रामकालीन विभाग एक तो स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, महाविद्यालय आ गए विश्रामकालीन विभाग में। दूसरा दीवानी न्यायालय विश्रामकालीन विभाग है, तो इनको 12 दिन का उपार्जित अवकाश दिया जाता है। कितने दिन का? 12 दिन का उपार्जित अवकाश दिया जाता है। मध्य में नियुक्ति की जाती है, मार्च में 1 मार्च को कोई कर्मचारी नियुक्त करता है, तो दोस्तों 12 दिन का उपार्जित अवकाश इनको दे है। तो दोस्तों उसके 3 अवकाश कम हो जाएंगे, उसको साल के 9 अवकाश मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों 12 दिन के अवकाश को, साल में 12 दिन के अवकाश मिलते हैं, तो 1 महीने में उसको कितने दिन का अवकाश मिलेगा? तो 1 महीने में 1 दिन का अवकाश मिलेगा। और सेवा में बीच में आ रहा है, मध्य में नियुक्ति हो रही है या सेवानिवृत्त हो रहा है या मृत्यु हो गई, बीच में आ रहा है या जा रहा है, तो दोस्तों जितने समय उसने सेवा की साल के अंदर उतने ही दिन की सेवा के अवकाश मिलेंगे। तो मान लीजिए 9 महीने, मध्य में नियुक्ति हुई 1 मार्च को, 10 महीने दो सॉरी 1 मार्च को किसी कर्मचारी की नियुक्ति हुई, तो दोस्तों वो तो जनवरी से फरवरी 2 महीने तो नौकरी की नहीं, मार्च में नियुक्ति हुई है, तो 1 मार्च से लेके उसने दिसंबर तक नौकरी की है 10 महीने, तो उसको 10 दिन के अवकाश दे होंगे, 12 दिन के नहीं होंगे। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है? मध्य में नियुक्ति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु हो जाती है, तो 1 माह की सेवा पर 1 दिन का अवकाश के आधार पर उसको जो अवकाश उपार्जित किए हैं उसकी काउंटिंग करेंगे, गणना करेंगे। दोस्तों इनमें क्या किया जाता है? न्यायालय का कर्मचारी है, 1 जनवरी को 6 दिन के अवकाश अग्रिम रूप से जमा किए जाते हैं। ये अपन पढ़ के आए थे नियम संख्या 90 में कि अग्रिम रूप से वहां पे कितने दिन के जमा किए जा रहे थे खाते में? 30 दिन के उपार्जित अवकाश दिए हैं, तो दोस्तों वहां पे 15-15 दिन के जमा किए जा रहे थे। यहाँ पे न्यायालय में 12 दिन के उपार्जित अवकाश दिए हैं, तो 1 जनवरी को 1 जुलाई को जमा किए जाएंगे खाते में अग्रिम रूप से। लेकिन दोस्तों विद्यालय के मामले में ऐसा अग्रिम रूप से जमा करने वाली बात नहीं है। विश्रामकालीन में उसमें अग्रिम रूप से जमा नहीं होता, उसमें लास्ट में। यदि उपार्जित अवकाश ये जमा कब किए जाएंगे, अग्रिम रूप से जमा कब होंगे? यदि अवकाश 300 दिन, दोस्तों 300 दिन अधिकतम कोई भी व्यक्ति उपार्जित अवकाश रख सकता है। अपन ये बात बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों कोई कर्मचारी 300 दिन का उपार्जित अवकाश प्राप्त करके आया, मान तो या तो 300 दिन तक दिन है उसका उपार्जित अवकाश, या फिर इसमें से एक बार एडवांस कितना मिलता है? 6 मिलता है, तो 300 में से 6 घटा दो, 294 दिन से अधिक के अगर उसके खाते में अवकाश जमा है, यानी कि उसने उपार्जित कर रखे हैं, तो दोस्तों उसको 1 जनवरी को 6 अवकाश उसके खाते में अग्रिम रूप में जमा किए जाएंगे। 300 दिन से लेकर 294 दिन से अधिक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 294 दिन से अधिक 300 दिन तक के उपार्जित अवकाश है किसी कर्मचारी के खाते में, तो उसके 6-6 दिन के डाले जाएंगे। 6 माही के अंत में अधिकतम 300 दिन ही होगा, यानी कि जैसे ये अब 1 जनवरी को डाला और 30 जून, दोस्तों 30 जून को मान लीजिए किसी कर्मचारी के 1 जनवरी को 300 अवकाश थे उपार्जित,
6 अवकाश उसके एडवांस मिल गए, अग्रिम रूप से जमा हो गए 1 जनवरी को, तो उसके अवकाश हो गए 306। अब दोस्तों वो कर्मचारी मान लीजिए इस 6 महीने में जनवरी से लेके 1 जुलाई तक के लिए यानी कि 30 जून तक के लिए उसको 6 अवकाश मिले हैं जो वो अग्रिम में है। ये 6 अवकाश का वो उपयोग नहीं करता, 3 का उपयोग करता है और उसके टोटल अवकाश बचे 303। तो दोस्तों 6 माह के अंत में 303 नहीं माने जाएंगे, अधिकतम सीमा 300 दिन है, उसके 300 ही रहने चाहिए। इससे अधिक रहेंगे वो लैप्स हो जाएंगे यानी समाप्त हो जाएंगे, 300 दिन ही माना जाएगा उसका अवकाश। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना, अब तक जो पॉइंट्स पढ़े उनको मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो सीधी शब्दों में याद कर लें। विश्रामकालीन विभागों में लागू विशिष्ट नियम, नियम संख्या 93 में है। कहता क्या है, कोई विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि में विश्राम काल होता है, स्थायी और अस्थायी कर्मचारी लगा हुआ है तो उसको 15 दिन का साल में उपार्जित अवकाश मिलेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मध्य में नियुक्ति होती है तो 15 दिन साल में मिल रहा है तो 1 महीने का उसका काउंट कर लेंगे। जितने मध्य में नियुक्ति होती है, मध्य में मृत्यु हो गई तो पूरी साल नौकरी नहीं करेगा, सेवानिवृत्त हो गया बीच में तो भी नहीं करेगा। तो उसने जितने महीने सेवा की है उतने महीने का अवकाश कैसे निकालेंगे? 15 दिन का उपार्जित अवकाश में उसको साल के मिलते हैं तो 12 का भाग दे देंगे, 1 महीने का आ जाएगा। 1/4 दिन का उसको अवकाश प्रत्येक माह की सेवा पर मिलता है। ये दूसरा पॉइंट। आपको कुछ नहीं करना, एक तो याद रखना है सेवाकालीन विश्रामकालीन विभागों में 15 दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है। मध्य में जाता है, मृत्यु हो जाती है, मध्य में नियुक्ति होती है तो 1/4 दिन का मासिक सेवा के आधार पर अवकाश की गणना करेंगे। विश्राम काल का उपयोग नहीं करता है, अगर कोई कर्मचारी विश्राम काल में गर्मियों की छुट्टियों में लगाया गया तो दोस्तों जो गर्मियों की छुट्टियों में जिसको लगाया गया तो 15 दिन का उसको उपार्जित अवकाश मिलता है। लेकिन दोस्तों जिनके विश्राम कालीन विभाग नहीं है उनमें 30 दिन का अवकाश मिलता है तो उसको उसके बराबर करेंगे। अगर वो किसी वर्ष छुट्टियों का उपयोग नहीं कर पाया, जनगणना कार्य में लगा दिया, कोरोना राहत में लगाए थे जिस प्रकार से कर्मचारी, तो उसको 15 दिन का और उपार्जित अवकाश उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा। नियम संख्या 90 में जो दे रखा था 91 में कि उपार्जित अवकाश 30 दिन के दे हैं, तो सेवाकालीन विभागों को, विश्रामकालीन विभागों को छोड़कर 30 दिन था। तो जब अगर कभी ये विश्राम काल का उपयोग नहीं कर पाए, इनको विश्राम काल के समय पे भी कोई आवश्यक ड्यूटी में लगा दिया गया तो 15 दिन का और उपार्जित अवकाश विश्राम काल की समाप्ति पर इनके खाते में जमा कर दिया जाएगा। अब दूसरे सेवाकालीन विभाग है दीवानी न्यायालय, उनको 12 दिन का उपार्जित अवकाश दिए 1 वर्ष में। मध्य में नियुक्त होते हैं तो 12 में 12 का भाग देंगे, 1 माह का आ जाएगा। मान लीजिए कोई 1 मार्च को नियुक्त हुआ है तो 10 अवकाश उसको दे होंगे, उपार्जित अवकाश उसके 10 होंगे। इस प्रकार से ये गणना भी कर लेंगे। यदि उपार्जित अवकाश ये 6 न्यायालय में काम कर रहा है तो 6 दिन के उपार्जित अवकाश, 1 जनवरी को, 1 जुलाई को 6 दिन के अवकाश। इसी प्रकार से अपन नियम संख्या 90 में पढ़ के आए थे कि उपार्जित अवकाश 15 दिन तक के जमा होंगे, एक बार 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 15 दिन के। यहाँ पे 12 दिन के दे हैं न्यायालय के मामले में, तो 6 दिन का 1 और 6 दिन के 1, इस प्रकार से 6 दिन 1 जनवरी को जमा होंगे, 1 दिन अग्रिम रूप से जमा होंगे। कब होंगे ये? जब जमा होंगे जब 300 दिन तक है अधिकतम अवकाश उसके उपार्जित और 294 से, यानी कि 300 अधिकतम सीमा में 6 घटा के देख लेंगे, 294 दिन से अधिक है उपार्जित अवकाश तो जमा किए जाएंगे अग्रिम रूप से। लेकिन जब 6 महीने समाप्त होने के होंगे तो उसके उपार्जित अवकाश 300 दिन ही माने जाएंगे, अगर वो 6 दिन का उपयोग करे या ना करे। अब ये मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था। और अगर मान लो जो कोई कर्मचारी है 300 दिन की जगह उसका उपार्जित अवकाश 294 है, 6 दिन के अवकाश अर्जित कर लिया तो भी उसके 300 खाते में माने जाएंगे। तो दोस्तों ये अपन ने समझा। अब दोस्तों दीवानी न्यायालय का मामले में एक विश्राम काल का उपयोग नहीं, सेवा में बुलाने पर विश्राम काल का उपयोग नहीं किया। अभी अपन ने स्कूलों के मामले में, कॉलेज के मामले में विश्राम काल का अगर उपयोग नहीं करता है तो 15 दिन के अवकाश दे देते हैं, क्योंकि 30 दिन के जो जिन विभागों में विश्राम काल नहीं होता उनमें 30 दिन दे होता है। तो विश्रामकालीन स्कूल में 15 दिन का उपार्जित अवकाश दे, 15 दिन कम है उनसे, उसको छुट्टियां में ना बिताने को नहीं मिली गर्मियों की किसी कारणवश, तो 15 दिन का। अब यहाँ पे न्यायालय में 12 दिन का उपार्जित अवकाश दे है, लेकिन अन्य कर्मचारियों को जो विश्रामकालीन विभाग में नहीं है
उनको 30 दिन का मिलता है तो 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 दिन का दोस्तों उपार्जित अवकाश इसको भी तुरंत दिया जाएगा न्यायालय में, अगर वो विश्राम काल का उपयोग नहीं करते हैं तो। विश्राम काल का उपयोग किसी भी प्रकार के अन्य अवकाशों के साथ में भी उपयोग किया जा सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अपन पढ़ के आ रहे हैं। अब दोस्तों नियम संख्या 93, ये विश्राम कालीन विभाग के संबंध में अवकाश के बारे में पढ़ के आए। अब मैं आपको समझ में आया नहीं आया, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं जो बातें की। दोस्तों अपन पढ़ के आए थे उपार्जित, 2 मिनट लूंगा दोस्तों इस पॉइंट में। उपार्जित अवकाश विश्रामकालीन विभाग के अलावा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब तक समझ में नहीं आया तो भी आ जाएगा। उपार्जित अवकाश किस विश्रामकालीन विभाग के अलावा अन्य विभागों में जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उनको 30 दिन का उपार्जित अवकाश दे है। ये अपन नियम संख्या 90 में पढ़ के आए। 30 दिन का उपार्जित अवकाश दे साल में, क्योंकि दोस्तों इनको गर्मियों की छुट्टियां और सर्दियों की छुट्टियां यानी विश्राम काल नहीं मिलता, इसलिए इनको 30 दिन का अवकाश दे। जिनको विश्राम काल मिलता है, जो अपन अब नियम संख्या 92 में पढ़ रहे हैं, जिन कर्मचारियों को क्या मिलता है विश्राम काल, ये 90 में नहीं दोस्तों, ये 91 में पढ़ के आए थे अपन। विश्राम काल मिल रहा है जिन कर्मचारियों को, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां जिन डिपार्टमेंट्स में और सर्दियों की छुट्टियां होती है वो विश्राम कालीन विभाग कहलाते हैं। स्कूलों में आपको पता है, न्यायालय में गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियां होती है, तो स्कूल कॉलेज और न्यायालय इस विश्राम कालीन विभागों के अंतर्गत आते हैं। अब ये नियम 92 में अपन विश्राम कालीन विभाग में, तो दोस्तों इनको गर्मियों की छुट्टियां सर्दियों की छुट्टियां मिल रही हैं, तो दोस्तों इनको यहाँ पे तो इनको गर्मियों की सर्दियों की छुट्टियां नहीं मिल रही, तो 30 दिन का अवकाश इनको गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियां मिल रही है, तो 15 दिन का अवकाश दे होगा। ये समझ लिया। ये किसके मामले में? विद्यालय, कॉलेज और स्कूल के मामले में। न्यायालय के मामले में, न्यायालय भी विश्रामकालीन विभाग है, इनको भी गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं, तो इनको 15 दिन का अवकाश मिलेगा। 12 दिन का उपार्जित अवकाश मिलेगा, क्योंकि दोस्तों न्यायालय को और अधिक छुट्टियां मिलती हैं। ग्रीष्मकालीन छुट्टियां के स्थान पर शीतकालीन छुट्टियां इनको बहुत ज्यादा मिलती हैं, तो दोस्तों इनके 12 दिन कर दिए अवकाश। तो अभी आपको याद रखना है, उपार्जित अवकाश विश्रामकालीन विभागों के अलावा 30 दिन का एक साल में कर्मचारी को मिलेगा, छुट्टी मिलेंगी। विश्रामकालीन विभाग है, उसमें अगर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में का नौकरी कर रहा है तो 15 दिन का उसका अवकाश मिलेगा एक साल में। यदि न्यायालय में है तो 12 दिन का अवकाश दे होगा। अब बात हुई दोस्तों मध्य में आने की। मध्य में मान लो कोई कर्मचारी की नियुक्ति होती है, या फिर कोई कर्मचारी क्या होता है, रिटायर होता है, या क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब ये मामला देख, मान लीजिए 1 अप्रैल को कोई कर्मचारी क्या हो गया, मृत्यु हो गई। अपन नियुक्ति का तो उसमें पहले वाले में एग्जांपल देख लिए, इन सब का एक तरह का ही बात बनती है। मान लो 1 अप्रैल को किसी कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, या रिटायर हुआ है, या उसकी मृत्यु हुई है, इनमें से कोई भी एक काम हो गया 1 अप्रैल को। तो दोस्तों अगर नियुक्ति हुई है तो वो 1 अप्रैल से और दिसंबर तक नौकरी करेगा, 1 साल तक। अगर उसकी रिटायर हुआ है तो वो 1 अप्रैल तक ही नौकरी करेगा 1 जनवरी से। कहने का मतलब ये है 1 साल हुआ अपना, ये दिसंबर और ये जनवरी और ये 1 अप्रैल। दोस्तों किसी कर्मचारी की 1 अप्रैल को मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद तो वो नौकरी करने से रहा है, तो इधर तो नौकरी करेगा नहीं, तो वो नौकरी इधर की है उसने। तो दोस्तों इस साल में उसने 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक नौकरी की, तो जनवरी का 1 महीना, फरवरी का 2 महीना, मार्च का 3 महीना। 1 अप्रैल को मर गया तो अप्रैल में तो उसने नौकरी की ही नहीं, तो 3 महीने उसने नौकरी की मृत्यु के मामले में। यदि नियुक्त हुआ है कर्मचारी, रिटायर हुआ तो भी 3 महीने, रिटायर हो गया तो 1 अप्रैल के बाद तो आएगा नहीं वो, तो उसने रिटायर और मृत्यु के मामले में मान लो 3 महीने नौकरी किया उसने। और हुई बात किसकी, मध्य में नियुक्ति की। 1 अप्रैल को जिसकी नौकरी लगी तो वो नौकरी करेगा, इस पूरी साल करेगा आगे,
1 अप्रैल से। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हुए दोस्तों? ये हुए 9 महीने, 9 माह नौकरी करेगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में 1 साल नौकरी करने पे जिस कर्मचारी को 30 दिन अवकाश मिलते थे, नियम संख्या 91 में अपन पढ़ के आए थे, उस कर्मचारी को मान लीजिए अब वो 1 अप्रैल को नियुक्त हुआ है, तो उसको 30 दिन अवकाश थोड़ी देंगे, उसने पूरी वर्ष की सेवा पे ये 30 दिन का अवकाश है उसको। तो उसको अब अवकाश 9 महीने का अवकाश मिलेगा। तो अब 9 महीने का अवकाश कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों 30 दिन के अवकाश में 12 का भाग देंगे तो 1 महीने का अवकाश आ जाएगा। भाई 1 साल में किसी कर्मचारी को 30 दिन का अवकाश मिल रहा है, तो उस 30 दिन में 12 का भाग दे देंगे तो 1 महीने के उसको कितने अवकाश मिल रहे हैं ये आ जाएगा। तो 2 सही 1/2 आ जाएगा। 12 दूनी 24, बचे 6, उतारा 0, 6 पंजू ना 12 पंजू 60। तो दोस्तों 2.5 दिन का अवकाश 1 महीने में कर्मचारी को 2.5 दिन का अवकाश मिलता है। किसको? जो विश्रामकालीन विभाग के अलावा अन्य विभाग में है। अब मान लीजिए विश्रामकालीन विभाग के अलावा अन्य विभाग में जो कर्मचारी 1 अप्रैल को नियुक्त हुआ था, तो उसका वेतन ज्ञात करना है, उसका अवकाश की गणना करनी है कि कितने दिन अवकाश मिलेगा। तो 1 महीने की सेवा पर 2.5 दिन, तो 9 महीने की सेवा पर उसको कितना मिलेगा, इसको गुणा कर देंगे। ये हो गया 18 दिन, तो ये सीधे सीधे हो गए। और आधे दिन का अवकाश ये मिल रहा है उसको, तो 4 दिन का अवकाश ये हो गया 16 सही 1/2 अवकाश मिलेगा उसको। ये अपनी हो गया। तो अब ये तो बात ये समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब कोई कर्मचारी की मृत्यु हुई या रिटायर हुआ तो वो 1 अप्रैल तक ही आया नौकरी पे, तो इस मामले में नियम 91 में विश्रामकालीन विभाग में नहीं है, अन्य विभाग में तो 30 दिन के अवकाश साल के मिल रहे हैं। 1 महीने के अपन ने अभी निकाले, उसको 1 महीने में 2.5 दिन का अवकाश मिलेगा। तो उसको गुणा कर देंगे। 1 अप्रैल को मर गया वो, तो मर गया तो अप्रैल तक ही आया वो। 3 महीने नौकरी की, तो 3 महीने से इसको गुणा करेंगे। 10.5 दिन का अवकाश। तो दोस्तों ये तो अपन ने किया, उसका 10.5 दिन का अवकाश उसको मिलेगा 3 महीने में, नहीं 7.5 दिन, सॉरी दोस्तों 7.5 दिन का अवकाश मिलेगा। मतलब कि प्रत्येक 1 महीने के अवकाशों को महीने से गुणा कर देंगे, जितने दिन नौकरी की तो उसके अवकाश आ जाएंगे। तो ये हो गया, ये तो हो गई बात इधर की। अब दोस्तों आज जो नियम पढ़ रहे हैं, नियम 92 विश्रामकालीन विभागों में अवकाश। तो दोस्तों इनको गर्मियों की सर्दियों की छुट्टियां मिल जाती हैं, तो इनको 30 दिन अवकाश नहीं देके सरकार इनको 15 दिन के दे रही है कि इनको गर्मियों की छुट्टियां भी मिल रही है, सर्दियों की छुट्टियां भी मिल रही है वैसे ही। तो इनको अवकाश 15 दिन के उपार्जित अवकाश दे हैं। 1 साल के अंदर 15 दिन छुट्टियां ले सकते हैं पूरे वेतन की। उपार्जित अवकाश अगर नहीं लेंगे तो वो इनके खाते में जुड़ जाएंगे, उनका इसको भुगतान मिल जाएगा। तो दोस्तों विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो 15 दिन का अवकाश दे है। न्यायालय में है कोई कर्मचारी तो 12 दिन का उसको उपार्जित अवकाश मिलेगा। ये दोनों ही विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और न्यायालय, ये कौन से विभाग है? विश्रामकालीन विभाग है। अब दोस्तों मान लीजिए विद्यालय में कोई शिक्षक नौकरी कर रहा है, 15 दिन के उपार्जित अवकाश दे है, लेकिन वो 1 अप्रैल को नियुक्ति हो रही है, वही केस से समझते हैं वापस। तो दोस्तों 15 में 12 का भाग देंगे तो 1 महीने के अवकाश आ जाएंगे। तो 1 सही 1/4 1 महीने का अवकाश मिलता है उसको। और दोस्तों वो 3 महीने नौकरी करेगा तो उसको अवकाश कितने दिन का हो गया? 3 अवकाश, 3.75 दिन का अवकाश उसको मिलेगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से उसका काउंटिंग कर लेंगे। अब इसमें न्यायालय के मामले में 12 दिन अवकाश मिल रहा है, तो दोस्तों 1 महीने में 1 साल में 12 दिन के अवकाश, 1 महीने में 1 दिन का अवकाश। तो 1 दिन का 1 माह के ऊपर उपार्जित अवकाश के आधार पर इसकी भी गणना करेंगे। अब ये समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अर्ध वेतन अवकाश। दोस्तों ऐसे अवकाश होते हैं जिनमें आधे दिन का वेतन मिलेगा, आधे दिन का वेतन कटेगा। रूपांतरित अवकाश कौन से होते हैं? अर्ध वेतन अवकाश को पूर्ण वेतन अवकाश में बदलवाएंगे या अन्य किसी अवकाश में बदलवाएंगे तो रूपांतरित अवकाश हो जाता है। तो दोस्तों अर्ध वेतन अवकाश की नियम संख्या 93 1 में दे रखा है। एक राज्य कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर जो उपार्जित अवकाश अभी पढ़ के आए अपन, वो तो अब आपको याद रह गया होगा। 3 पॉइंट पढ़ के आए थे। न्यायालय में है कोई कर्मचारी तो उसको उपार्जित अवकाश 12 दिन का दे है। विद्यालय में है कोई कर्मचारी तो उसको 15 दिन का है।
अन्य विभागों में है तो 30 दिन का एक साल में उपार्जित अवकाश दे, ये तो वहां पढ़ के आए। अब यहाँ पे अर्ध वेतन अवकाश कितना कितना मिलेगा, तो एक कर्मचारी को 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश दे है। एक कर्मचारी को प्रत्येक पूरे वर्ष का एक साल में 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश दे है। चिकित्सा प्रमाण पत्र निजी कारणों से वो कोई व्यक्तिगत कारण बता के छुट्टी ले कि मेरे बेटे की शादी है, मैं अर्ध वेतन अवकाश लेना चाहता हूँ, या चिकित्सा प्रमाण पत्र में बीमार हो गया अर्ध वेतन अवकाश लेना चाहता हूँ, तो इन दोनों ही केस में उसको अर्ध वेतन अवकाश दे। तो ये याद रखना, अर्ध वेतन अवकाश और रूपांतरित अवकाश नियम संख्या 93 है। ये क्या कहता है, अर्ध वेतन अवकाश कितने, एक कर्मचारी को 20 दे हैं एक वर्ष में, चिकित्सा प्रमाण पत्र या अन्य कोई उसके व्यक्तिगत कारण के आधार पे अर्ध वेतन अवकाश मिल जाएगा। अब 93 2 रूपांतरित अवकाश, स्थायी कर्मचारी को दे अर्ध वेतन अवकाशों की आधी संख्या तक रूपांतरित अवकाश जारी किए जा सकते हैं। अब दोस्तों ये समझिएगा आप आसानी से, मैंने आपको बताया अर्ध वेतन अवकाश में आधा वेतन मिलता है। रूपांतरित अवकाश क्या है, कोई कर्मचारी कहता है कि मैं तो 10 दिन का 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश मिलता ही, अभी अपन ने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा 20 दिन का अर्ध वेतन, और कोई कर्मचारी ये कहता है कि नहीं साहब मुझे तो 10 दिन का ही अवकाश चाहिए लेकिन पूर्ण वेतन अवकाश चाहिए, मतलब पूरी तनख्वाह लूंगा, 10 दिन का अवकाश चाहिए मुझे। तो दोस्तों ये अपने अर्ध वेतन आधे वेतन के 20 दिन अवकाश हैं, यानी कि आधा वेतन की 20 दिन की छुट्टियां लेगा, अवकाश उसको मिल रहे हैं, तो वो 10 दिन के पूर्ण वेतन अवकाश ले सकता है, यानी कि इसको आधा कर देंगे, आधा वेतन मिल रहा है दोस्तों किसी कर्मचारी को 20 दिन तक, तो दोस्तों 10 दिन का तो पूरा वेतन हो गया है, तो 10 दिन के पूर्ण वेतन अवकाश में वो रूपांतरित करवा सकता है। तो स्थायी कर्मचारी को दे अर्ध वेतन अवकाशों की संख्या तक रूपांतरित करवाया जा सकता है। तो दोस्तों रूपांतरित अवकाश केवल बीमारी के आधार पर, दोस्तों ये रूपांतरण जो अवकाशों का होगा अर्ध वेतन अवकाशों को पूर्ण वेतन अवकाश में या चिकित्सकीय अवकाश में भी इसको परिवर्तित करवा सकते हैं। तो रूपांतरित अवकाश का केवल बीमारी के आधार पर दे होंगे। अर्ध वेतन अवकाश तो व्यक्तिगत कारण और बीमारी दोनों के आधार पर देते, अपन अभी पढ़ के आए थे। लेकिन रूपांतरित अवकाश यानी कि पूर्ण वेतन में अवकाश को कन्वर्ट करवा के आधे अवकाश लेना चाहते हैं, तो वो अवकाश केवल आपको बीमारी के आधार पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। रूपांतरित अवकाश की संख्या से दुगने अवकाश अर्ध वेतन अवकाश नाम किए जाएंगे यानी डेबिट किए जाएंगे, यानी कम कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि दुगनी संख्या में 10 दिन की पूरे अवकाश अर्ध वेतन अवकाश ले रहा है कोई कर्मचारी, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश है, वो 10 दिन का उसकी जगह पूर्ण वेतन अवकाश ले रहा है, तो अर्ध वेतन अवकाश कितने दिन के बनेंगे, 20 दिन के बनेंगे, सीधी सी बात है भाई। उसको 10 दिन का पूर्ण वेतन अवकाश ले रहा है, तो दोस्तों 10 दिन तक आधा आधा वेतन लेता, तो वो उसका वेतन कब पूरा होता, 20 दिन में। दोस्तों ये कम कर दिए जाएंगे, उसके अर्ध वेतन अवकाश रूपांतरित करवा लिया पूर्ण वेतन अवकाश में, तो दुगनी संख्या में अर्ध वेतन अवकाश को कम कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, नाम कर दिया जाएगा। कम करना, नाम करना, डेबिट करना, घटाना, एक ही बात होती है दोस्तों। सेवा पर वापस उपस्थित हो जाएगा, मतलब कि रूपांतरित अवकाश तभी दिए जाएंगे जब उसको लगे कर अवकाश जारी करने वाले को कि वापस नौकरी पे आ जाएगा। सार्वजनिक पाठ्यक्रम 80 दिन का अध्ययन अवकाश, यानी कि अध्ययन करने के लिए जो सार्वजनिक हित में हो, अध्ययन करना किसी कर्मचारी का सार्वजनिक हित में, तो 180 दिन तक का उसको रूपांतरित अवकाश दिया जा सकता है। अब दोस्तों अवेतन अवकाश, जिनमें वेतन ही नहीं मिलेगा लेकिन छुट्टी मिल जाएगी, वेतन कटेगा पूरे दिन का, वो होते हैं अवेतन अवकाश। निम्न शर्तों पर स्वीकृत किए जाते हैं। वापस सेवा में उपस्थित हो जाएगा, नियम संख्या 93 3 में दे रखा है, वापस सेवा में उपस्थित हो जाएगा 130 दिन के पूर्ण सेवा काल में, यानी कि पूरी नौकरी में अवेतन अवकाश जिनमें तनख्वाह नहीं मिलेगी लेकिन अवकाश मिल जाएगा। ऐसे अवकाश 360 अवकाश ले सकता है पूरी नौकरी में। दोस्तों ये पूरी नौकरी में, एक साल में नहीं है, पूरी नौकरी में। अदेय अवकाश, अदेय अवकाश यानी कि जिनमें कुछ नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते लेकिन छुट्टी मिल जाती है। अनुमानित अदेय अवकाश के बराबर अर्ध वेतन अवकाश के बराबर स्वीकृत किए जा सकते हैं। अब ये अदेय अवकाश है ना,
ये एक बार में अर्ध वेतन अवकाश जितने कर्मचारी के खाते में बचे हुए हैं उनके बराबर स्वीकृत किए जा सकते हैं। अदेय अवकाश कितने? अर्ध वेतन अवकाश के बराबर स्वीकृत किए जा सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एक समय में मतलब एक साथ 90 दिन तक का अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। वैसे तो 360 अदेय अवकाश यानी कि बिना पैसे के अवकाश 360 ले सकता है पूरी नौकरी में। इकट्ठा एक साथ 90 दिन का दे अवकाश। बीमारी के कारण अगर नॉन पेमेंट होना बोलते हैं जिसको हिंदी में, जिसमें पेमेंट नहीं मिलती, छुट्टियां मिल जाती है, उन छुट्टियों का पेमेंट कटता है उसकी तनख्वाह में से, तो वो अदेय अवकाश। तो बीमारी के कारण 180 दिन, वैसे 90 दिन ले सकता है अधिकतम अदेय अवकाश। 360 अवकाश मिलेंगे उसकी पूरी नौकरी के दौरान। ये हो गई बातें इस नियम की, अपन ने 3-4 बातें। अब नियम 93(4), एक अस्थायी राज्य कर्मचारी है यानी कि कच्चा नौकरी पे लगा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अनुसार 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही रूपांतरित अवकाश और अदेय अवकाश यानी कि नॉन पेमेंट और उसके अवकाशों का रूपांतरित अवकाश अस्थायी कर्मचारी के लिए नियम पॉइंट है। अस्थायी कर्मचारी राज्य कर्मचारी है, उसको रूपांतरित अवकाश और अदेय अवकाश केवल तभी दिए जाएंगे जब उसने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। अब दोस्तों ये है अदेय अवकाश और रूपांतरित अवकाशों की वसूली के संबंध में। दोस्तों रूपांतरित अवकाश जब होते हैं तो आप अभी अपन पढ़ के आए हैं कि उसके अर्ध वेतन अवकाशों को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाएगा। अर्ध वेतन अवकाशों को घटा दिया जाता है तो वो वसूली हो गई। अदेय अवकाशों की और अर्ध वेतन अवकाशों की वसूली, अदेय अवकाश में भी उसका वेतन तनख्वाह से काटा जाएगा। अदेय अवकाश है यानी नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट जितने दिन तक वो कर्मचारी हुआ है तो उसकी तनख्वाह में से ये भी कम किया जाएगा। कब कब? यदि किसी कर्मचारी अदेय अवकाश लिए थे, यदि रूपांतरित अवकाश लिए थे उसने और उसकी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों उसके अवकाशों में से कम नहीं किया जाएगा, उसको माफ कर दिया जाता है कि बेचारे की मृत्यु हो गई आकस्मिक, तो उसके रूपांतरित अवकाशों में से अर्ध वेतन अवकाश जो अभी अपन पढ़ के आए थे कि कम किए जाएंगे दुगनी संख्या में, तो वो कम नहीं किए जाएंगे। अदेय अवकाश में तनख्वाह में से पैसा कटता है। यदि किसी ने अदेय अवकाश लिया था, छुट्टियां ली थी, छुट्टियों के जस्ट बाद में या छुट्टियों में उसकी मृत्यु हो गई, अदेय नॉन पेमेंट हो रखा था, वैसे समय में मृत्यु हो गई, तो दोस्तों मृत्यु या वो फिर एक्सीडेंट हो गया, असमर्थ हो गया नौकरी करने में, तो उससे वसूल नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके पैसे नहीं काटे जाएंगे तनख्वाह में से। बर्खास्त कर किया गया है, सेवा से पद त्याग पत्र देके जाया है, वसूली होगी तो त्याग पत्र देके गया है ना, बर्खास्त किया है, तो ऐसे मामले में उसके रूपांतरित अवकाश के मामले में अर्ध वेतन अवकाश को कम करेंगे। अदेय अवकाश के मामले में उसके नॉन पेमेंट होने पे तनख्वाह काटी जाएगी यानी कि वसूली होगी। अब नियम 93 विशेष चिकित्सा अवकाश। दोस्तों ये विशेष चिकित्सा अवकाश 93A ये किसको दे है? ये दोस्तों पुलिस अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी यानी कि राजस्थान पुलिस के जवानों को दे है, जिनको टीबी को 6 रोग बोलते हैं दोस्तों हिंदी में हो जाए तो 6 महीने का उसको विशेष चिकित्सा अवकाश दे है। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं, 6 महीने तक वो विशेष चिकित्सा अवकाश ले सकता है। इसकी शर्तें क्या है? पूर्ण वेतन और अर्ध वेतन अवकाश उसके खाते में समाप्त हो गए, यानी पूर्ण वेतन अवकाश वो पहले ले चुका, अर्ध वेतन अवकाश भी ले चुका, उसके खाते में नहीं है, तो उसको विशेष चिकित्सा अवकाश 93A के तहत मिल जाएगा। ये पुलिस विभाग में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए है। राजकीय राजकीय चिकित्सालय या टीबी सेमिटेरियम या फिर यानी कि टीबी का उत्कृष्टता केंद्र, जो टीबी का इलाज करने में उत्कृष्ट है ऐसा केंद्र या मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में भर्ती होकर इलाज कराता है। तो दोस्तों उसको ही क्या देंगे? विशेष चिकित्सा अवकाश मिलेगा। घर पर रहकर इलाज कराता तो चिकित्सा विभाग द्वारा गठित चिकित्सा मंडल चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र पर ही अवकाश मिलेगा। भर्ती होकर इलाज करा रहा है तो 6 महीने का अवकाश मिलेगा। टीबी का बिना भर्ती कराए हुए हो रहा है तो चिकित्सा मंडल यानी चिकित्सा बोर्ड, मेडिकल बोर्ड में 3 से 4 चिकित्सक होंगे, उनका प्रमाण पत्र मान्य होगा घर रह के इलाज कर रहा है तो।
तब अवकाश देय होगा। एक अवकाश अन्य अवकाश की निरंतरता में लिया जा सकता है, यानी कि विशेष चिकित्सा अवकाश, मान लीजिए 15 दिन का पूर्ण वेतन अवकाश और 15 दिन का अर्ध वेतन अवकाश लिया, फिर उसका काम नहीं चला तो उसको विशेष चिकित्सा अवकाश लेना है, तो वो पूर्ण वेतन अवकाश भी समाप्त हो गए, अर्ध वेतन अवकाश भी समाप्त हो गए, तो अब वो क्या लेगा, 6 माह का विशेष चिकित्सा अवकाश लेगा। तो ये दोस्तों इनकी क्रमबद्धता में निरंतरता में ले सकता है। 15 दिन ये छुट्टियां थी, 15 दिन ये, 6 महीने ये, तो इस प्रकार से निरंतरता में ले सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास में जो अपन ने नियम समझे वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिए, फिर भी किसी पॉइंट में कोई दिक्कत आए तो दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। दोस्तों अब अपन ने आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, समय वेस्ट नहीं करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।